Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों, today we are going to move towards the second part of the decline of Mughal. सेकेंड पार्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल के पहले हम लोगों ने पूरी सीरीज़ जो है, एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट हिंजिंग इट ऑन अ पर्टिकुलर बुक बिकॉज ये कंटेंट सारा हमारा खुद का है एंड फिर इसका जो पूरा फ्लो है वो हम हमारे हिसाब से ही डिज़ाइन करने वाले हैं. तो वी स्टार्टेड दिस एंटायर प्रोसेस विद द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन आवर कंट्री. अराइवल ऑफ द यूरोपियंस में अल्टीमेटली हमने देखा था कि बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1760 बैटल ऑफ वैंडीवॉश के बाद में ब्रिटेन रिमेन द सोल सुपर पावर एज फार एज यूरोप इज़ कंसर्न विथ इन आवर कंट्री. एंड ब्रिटेन जो है उसमें जो इनके सुप्रीम मिलिट्री कमांडर गवर्नर थे, दैट इज़ रॉबर्ट क्लाइव. ही हैड लर्न फ्रॉम ड्यूप्लिक्स कि अगर आपको मोनोपोली चाहिए ट्रेड की विद इन दिस कंट्री, वो मोनोपोली तभी मिल सकती है जब आपका जो इंडियन किंग है वो आपके साथ है. एंड इंडियन किंग को अगर आपके साथ करना है देन ऑब्वियसली इंडियन किंग की इंटरनल राइवलरी से उसको यूटिलाइज़ करके आप इंडियन किंग को रिप्लेस करो और वहाँ पे अपना बंदा जो है बिठा दो. हाउएवर ये चीज़ आपने कार्नाटिक और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ तो कर ली बिकॉज दे वर द माइनर पावर ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम. मुगल्स वर द मेजर पावर एंड मुगलों के साथ ये करना है मतलब ऑब्वियसली पूरा का पूरा इंडिया अपने अंडर लाना. बट ये चीज़ करने के पहले एज वी हैव डिस्कस कि उनको कुछ इंटरनल स्ट्रेसेस, इंटरनल डीके के साइंस दिखने चाहिए थे. ये इंटरनल डीके के साइंस अल्टीमेटली 1761 का जो बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ उसमें आए. एंड फिर यही इंटरनल डीके हम लोग को देखना है कि कोई भी एम्पायर जब कोलैप्स होता है इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ द फॉरेन अटैक, वो कोलैप्स होता है बिकॉज ऑफ द इंटरनल डीके. एंड यही इंटरनल डीके हम लोग को देखना था. इसके लिए हम लोगों ने लेटर मुगल वाला टॉपिक जो है नेक्स्ट उठाया. तो यूरोपियंस वेर देयर इन आवर कंट्री जिसमें ब्रिटिशर्स बिकेम सिग्निफिकेंट एंड ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया को कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी तभी मिलने वाली थी जब इंटरनल डीके इंडिया में आने वाला था. एंड ये इंटरनल डीके पहले देखना कि मुगलों में कैसे सेट हुआ. एंड मुगलों में सेट होने की वजह से ही लेटर मुगल्स हम लोगों को पढ़ने पड़ रहे हैं. एंड ये लेटर मुगल्स में हमने देखा था कि एम्परर बहादुर शाह द फर्स्ट हो एंड आफ्टर एम्परर जहांगीर शाह हो, ये दो जो इनिशियल एम्परर थे आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, कैसे उनके टाइम पे जो अग्रेरियन क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस मतलब ट्रेजरी रिलेटेड क्राइसिस एंड जागीरदारी क्राइसिस जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेटिक कोलैप्स हम लोग को दिखाई देता है. तो इंटरनल स्ट्रेसेस बाय एंड लार्ज 1712 1713 तक ही डेवलप्ड हो चुके थे. एंड यही इंटरनल स्ट्रेसेस के वजह से जो कोर्ट था वो मुगलों के हाथ से निकलता जा रहा था. एंड यही कोर्ट इंट्रीग्यूज में अल्टीमेटली मुगल्स फंसने भी वाले थे. जुल्फ़िकार खान ने तो बस ये प्रोसेस चालू करवा दी थी. अब जुल्फ़िकार खान के बाद हम लोग को देखना है कि सईद ब्रदर्स की पावर है वो कैसे आई. एंड सईद ब्रदर को रिप्लेस करने के लिए अल्टीमेटली जो निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ, सादत खान बरहानुल मुल्क, इनका फैक्शन जो है कोर्ट में कैसे आया. तो आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस लेटर मुगल्स ऑल्सो. बट ऑब्वियसली अब ये वाले जो मुगल है दैट इज़ आज के बाद जो हम देखेंगे अभी देखेंगे, इनको इलेबोरेटली हम लोगों को थ्रू आउट अगले 8-10 लेक्चर पढ़ना ही है बिकॉज इन्हीं के अंडर फॉरेन इन्वेजन हुए, इन्हीं के अंडर मराठाज अलग, बंगाल अलग, अवध अलग, हैदराबाद अलग, सिख अलग, ये सारे लैंड जो है इंडिया से सेपरेट होने चालू हो गए. दैट इज़ इंडिया का पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होना चालू हो गया. तो आज बेसिकली हम लोग जो इंपॉर्टेंट वाइटल डाटा जो है वही देखेंगे विदाउट गोइंग मच इनटू डिटेल बिकॉज इन डिटेल हम लोग को बाद वाले लेक्चर्स में जाना ही है. बट ये लेटर मुगल जब आज कवर अप हो जाएंगे देयर आफ्टर वी आर गोइंग टू टेक अप अ क्रूशियल क्वेश्चन कि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स अगर हुआ है तो ये डिक्लाइन ऑफ मुगल्स क्यों हुआ है. एंड आप जब ये डिक्लाइन ऑफ मुगल पढ़ोगे देन आपको ये सेम फैक्टर बाय एंड लार्ज इंडिया के हर एक डायनेस्टी में दिखाई देंगे. इट वॉज नॉट ओनली मुगल जिनकी ट्रेजरी एम्प्टी हो रही थी. इट वॉज नॉट ओनली मुगल जिनमें अग्रेरियन क्राइसिस था. इट वॉज नॉट ओनली मुगल जिनमें इंटरनल डीके के तौर पे जो कोर्ट इंट्रीग्यूज है वो हो रही थी. ये सभी लोगों के साथ हो रही थी. वाई अल्टीमेटली बंगाल कोलैप्स बिकॉज ट्रेजरी ऑफ द मीर जाफर. वाई अल्टीमेटली यू कैन से मराठास कोलैप्स बिकॉज ऑफ द बेसिकली जो मराठा के जो नए किंगडम निकल रहे थे या फिर जो इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज निकल रहे थे, सिंधियाज, भोसलेज, देर आफ्टर फिर गायकवाड़ एंड देर आफ्टर होलकर, जो नहीं चाहते थे कि पेशवा की सुजराइनिटी रहे. एंड देर आफ्टर यही प्रोसेस जो है आपको इवन सिख लैंड में भी दिखाई देगा कि वाई अल्टीमेटली सिख लैंड कोलैप्स बिकॉज ऑफ द इंटरनल ट्रेचरी. इसकी भी बात करेंगे. तो जो कोर्ट जो होता है आपका हमेशा फाउंडेशन ऑफ द एम्पायर होता है. अगर ये कोर्ट ही आपके हाथ के बाहर चला जाए फिर आपकी डायनेस्टी, आपका किंगडम जो है वो नहीं बचने वाला. तो अब ये सारी चीज़ें जो है अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे. बट अगेन जाने से पहले विल गेट द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर, नॉट क्रक्स, बेसिकली यू विल गेट दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आस. तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ये पीपीटी जो उसका एक्सेस मिल जाएगा. एंड देयर आफ्टर अगर आपको कोई भी पर्सनल सवाल रहेगा देन फील फ्री टू आस्क इट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल. ऑलमोस्ट 10 दिन हुए मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किए हैं बट आजकल में ऑब्वियसली सैटरडे संडे है
तो आई जस्ट रैप इट अप, कल परसों तक जो है सारे रिप्लाई आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट सिंस दिस आर द रिकॉर्डेड लेक्चर, दैट इज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन वी आर हैविंग राइट नाउ, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस सीरीज गाइस, राइट। तो कल हम लोगों ने पहले 2 बादशाह आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब देख लिए थे, आज तीसरे का ऑनवर्ड देखेंगे। बट पहले 2 बादशाहों के अंडर ही हमने देखा था कि कैसे उन्होंने पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन के चक्कर में ट्रेजरी की वाट लगा दी, एंड कैसे इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के चक्कर में, दैट इज इजारदारी के सिस्टम में या फिर इजारदारी के चक्कर में जो कोर्ट पे बचा कुचा मुगलों का जो कंट्रोल था वो भी गवा दिया। एंड फिर अब कोर्ट फैक्शनलिज्म बढ़ने वाला था। कोर्ट में बैठा हुआ हर एक इंपॉर्टेंट नोबलमैन ने उसने देख लिया था कि अगर एम्परर को हम बिठाते हैं, एम्परर हमारी बात मानेगा। एंड हुआ भी वही। 1730 में इंटरनल फैक्शनलिज्म वापस से बढ़ा, जिसमें तुरानी, ईरानी, टर्क्स, उज़्बेक ये फैक्शन को लीड करने वाला जुल्फिकार खान है, इसको पहले मार दिया गया। उसका जो किंग था दैट इज जहांदर शाह, उसको मार दिया गया। एंड हिंदुस्तानी फैक्शन ऑफ द सईद ब्रदर जो है, दे गॉट द पावर। तो सईद ब्रदर वॉज द हिंदुस्तानी फैक्शन। हिंदुस्तानी फैक्शन मतलब हमने देखा था कि इट इज रिलीजियसली कन्वर्टेड पीपल, दिस पीपल और देयर एंसेस्टर गॉट कन्वर्टेड देमसेल्फ फ्रॉम द नॉन इस्लामिक रिलीजन इनटू इस्लामिक रिलीजन। एंड फिर 2 ब्रदर थे, सईद अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान। तो अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान में अल्टीमेटली ये दोनों ब्रदर्स ने मिलकर जब पावर कैप्चर की एंड फारूक सियार को किंग के पोजीशन पर बैठा दिया, तो इसमें जो बड़ा भाई है दैट इज अब्दुल्ला खान, ही बिकेम द वजीर। छोटा भाई जो है दैट इज हुसैन खान, ही बिकेम मीर बख्शी। मीर बख्शी ये वाला जो टाइटल जो है, ही वॉज बेसिकली इक्विवेलेंट टू सेनापति। तो ही वॉज बेसिकली इन चार्ज ऑफ द एंटायर आर्म फोर्सेस ऑफ द मुगल। ऑब्वियसली कमांडर इन चीफ वाली जो पोजीशन जो है, इट ऑलवेज रिमेन विद मुगल बादशाह, बट कमांडर इन चीफ के नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी मीर बख्शी। मीर बख्शी जो है बेसिकली आर्म फोर्सेस का हेड भी माना जाता था, एंड मीर बख्शी ही बेसिकली इनका मास्टर भी था। मास्टर का कंसेप्ट देखने के लिए अब थोड़ा सा मीडियल में जाना पड़ेगा आपको, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ, तो आपको ये जो है दीवाने अर्ज वो पता चलेगा। दीवाने अर्ज के ही बाय एंड लार्ज फंक्शन जो है सारे के सारे मीर बख्शी के पास आ चुके थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मुगल। इसकी बात हमने मीडियल में ही की थी। तो इसके रेन के फीचर वही रहेंगे जो पहले के टाइम से जो प्रोसेस चली आ रही है। जो अपसेट फैक्टर है, सिख हो सकते हैं, जाट हो सकते हैं, बुंदेलखंड हो सकते हैं, मराठास हो सकते हैं, इनसे रिकंसिलिएशन करना। एंड उसमें भी फोकल जो था वो जाट, राजपूताना, मराठा एंड बुंदेलखंड पे ही ज्यादा था, बिकॉज सईद ब्रदर जो है ये हिंदुस्तानी फैक्शन को बिलोंग करते थे। एंड हिंदुस्तानी फैक्शन बाय एंड लार्ज हिंदू फैक्शन से हमेशा से ही क्लोज रहा है, बिकॉज ऑल ऑफ देम वेर इंडिजीनियस पीपल। एंड इंडिजीनियस पीपल होने के साथ साथ दोनों जो एक ज़माने में हिंदू ही थे, एंड दैट्स वाई दोनों फैक्शन का हमेशा से क्लोज कॉन्टैक्ट रहा है। एंड जैसे ही कोर्ट में हिंदुस्तानी फैक्शन की सुप्रीमेसी आ गई, तो हिंदुस्तानी फैक्शन की सुप्रीमेसी आने के बाद अल्टीमेटली वी कैन सी कि सईद ब्रदर जो है उन्होंने पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन के नाम पे मराठा हो सकते हैं, राजपूताना, जाट एंड दराफ्टर इवन बुंदेलखंड जो है सभी को कंसेशन देने भी चालू कर दिए, एंड दराफ्टर जजिया जैसे टैक्सेशन जो है वो भी हिला दिया या फिर हटा दिया। ये एक्सेसिव अपीजमेंट वाला जो पॉलिटिक्स जो है ये ऑब्वियसली सईद ब्रदर्स को कॉस्ट करने ही वाला था। एंड हुआ भी वही कि अल्टीमेटली सईद ब्रदर की पॉलिसी जो हिंदू फैक्शन के सपोर्ट में हमेशा से जा रही थी, ये देख के वापस से ईरानी, तुरानी, ताजिक एंड आफ्टर टर्क फैक्शन जो था मुगलों के कोर्ट का, उनके पेट में तो दर्द होने ही वाला था। एंड इन्हीं फैक्शन में से अल्टीमेटली निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ एंड आफ्टर सादत खान बरहानुल मुल्क जो है ये थोड़े बहुत ऊपर आने चालू हो गए, एंड उनको ये फारूक सियार ने सपोर्ट करना भी चालू किया। बट जैसे ही सपोर्ट चालू हुआ, सईद ब्रदर रियलाइज कि भाई ये सपोर्ट रिवॉल्ट में कन्वर्ट हो उसके पहले कुछ करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई दे कॉल्ड अपॉन देयर हिंदू एलाइज। एंड यही हिंदू एलाइज में अल्टीमेटली बालाजी विश्वनाथ, हु वाज मराठा पेशवा एट दिस टाइम, ही केम टू द रेस्क्यू। बालाजी विश्वनाथ हिमसेल्फ मार्च टू दिल्ली, एंड दिल्ली में जाने के बाद उन्होंने एम्परर फारूक सियार जो है उसको मार दिया। फारूक सियार को मारने की वजह से सईद की पावर तो बच गई, बट सईद ब्रदर्स के खिलाफ का जो हेट है विथ इन कोर्ट और बढ़ा, बिकॉज पहले ही आपने एम्परर को मारा है, जहांदर शाह को, अब आपने फारूक सियार को भी मार दिया। एंड वर्स्ट, फारूक सियार को मारने के टाइम पे आपने हेल्प किसकी ली, तो एक हिंदू नोबलमैन की ली, दैट इज बालाजी विश्वनाथ, जो मराठास के लिए काम कर रहे हैं, मराठास के पेशवा है। तो जो इंटरनल इंट्रीग्यूज है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम और बढ़ने ही वाली थी। एंड हुआ भी वही। फारूक सियार को हटाने के बाद रफीउद्दराजत नाम के 2 यंग प्रिंसेस को किंग बनाने का ट्राई किया सईद ब्रदर ने, बट बोथ ऑफ देम आफ्टर बिकमिंग किंग डाइड वेरी सून। एंड दैट्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और एम्परर इज मोहम्मद शाह। सिंस ही वॉज अ फॉन्ड ऑफ द कथकली डांसर, ये कितने फॉन्ड थे, तो दिल्ली का जो गेट है, शाहजहानाबाद सिटी का जो गेट है, मेन गेट,
उसके सामने चांदनी चौक है। ये चांदनी चौक के भर चौराहे पे बहुत टाइम पे इन्होंने लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए अपना खुद का डांस जो है वो करवाया है ना। ऑब्वियसली अगर ऐसा बंदा एम्परर बनेगा देन ऑब्वियसली उसके खिलाफ जो है कोर्ट रहेगा ही, एंड उसके खिलाफ कोर्ट रहने से भी वर्स्ट ये पर्टिकुलर बंदा जो है उसमें कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी भी नहीं रहने वाली है, एंड उसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल डिटेरियोरेशन है आपको दिखाई देगा। तो इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हुआ वही हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला जो है उसने एक के बाद एक मिस्टेक्स किए, एंड डिस्पाइट बीइंग इन पावर फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स इसी के टाइम पे मैक्सिमम पॉसिबल डिसइंटीग्रेशन जो मुगलों का दिखाई दिया है। इट वॉज मोहम्मद शाह रंगीला जिन्होंने अर्लीस्ट लेवल पे ये जो है दैट इज सईद ब्रदर है उनके खिलाफ ही गया। ये सईद ब्रदर ने इसको किंग बनाया था, मोहम्मद शाह रंगीला इसके खिलाफ गया, एंड वही सादत खान बरहानुल मुल्क एंड निज़ामुल मुल्क वाला फैक्शन जो पहले के एम्परर को सपोर्ट कर रहे थे उनको वापस कोर्ट में लाके इनके थ्रू जो है सईद ब्रदर्स को ख़त्म करने का काम इसने किया। एंड सईद ब्रदर्स को तो ख़त्म किया ही, बट ख़त्म करने के बाद इवन निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ एंड आफ्टर सादत खान बरहानुल मुल्क के खिलाफ भी पॉलिटिक्स ने चालू किया। अल्टीमेटली मुगल कोर्ट जो है इट बिकम सो डिटेरियोरेटेड कि सादत खान बरहानुल मुल्क एंड निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ इन्होंने वही डिसाइड कर लिया कि भाई कोर्ट से निकल लेते हैं, अपना अपना एरिया है वहाँ पे जाके बैठेंगे और वहाँ पे सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम जो है निकालेंगे। एंड दैट इज़ हाउ निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ इसने दक्खन में अल्टीमेटली अपना सेपरेट हैदराबाद स्टेट बनाया, और इसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं कि हैदराबाद अल्टीमेटली रिमेन इंडिपेंडेंट टिल 1947 जब ऑपरेशन पोलो से उसको इंडिया में इंटीग्रेट किया गया। बट निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ ने ही 1824 के अराउंड ये हैदराबाद डायनेस्टी बना दी। सादत खान बरहानुल मुल्क इज बेसिकली द टाइटल, तो सादत खान इज एक्चुअल नाम। इसी ने इसी पीरियड ऑफ टाइम में अवध नाम का एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो वो बनाने का काम किया। इसी के पीरियड में दैट इज मोहम्मद शाह रंगीला मुर्शिद कुली खान इसने इंडिपेंडेंट बंगाल निकालने का भी काम किया। एंड अल्टीमेटली इसी के पीरियड में इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस भी ओपन हो गया। दैट इज बेसिकली इसके पहले मराठा का एक रेड भी पड़ा, एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस भी इसी के पीरियड में जो है एस्टैब्लिश या फिर इन मुगलों के हाथ से चला गया। दैट इज इन्वेजन ऑफ द नादिर शाह। तो बेसिकली ये फैक्चुअल डाटा जो सिर्फ याद रखना, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ये प्रोसेस मैंने आपको पहले भी एक बार समझाई थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द सल्तनत एंड मुगल, कि व्हेन यू आर सिटिंग इन दिल्ली इज बेसिकली वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ द कैपिटल दैट यू विल एवर हैव। दिल्ली में जैसे ही आप बैठते हो देन दिल्ली इज बेसिकली एन अनडिफेंडेड सिटी। इसको कोई भी जगह से नेचुरल प्रोटेक्शन आपको नजर ही नहीं आएगा। एंड दैट्स आप जैसे ही दिल्ली में बैठे आपको थ्रेट होते हैं। ये थ्रेट कहाँ पर है? तो राजपूताना, मालवा, गुजरात, यहाँ से एक अटैक आप पे हो सकता है। बंगाल वाले एरिया से आप पे अटैक हो सकता है। मालवा, देयर आफ्टर गुजरात एंड राजपूताना ये हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, एंड दैट्स ये हमेशा से दिल्ली के खिलाफ रहे हैं। ऑन दी अदर एंड बंगाल की भी एक प्रिकैरियस पोजीशन हमने देखी थी कि यहाँ पे होते रिकरेंट फ्लड। तो जब जब यहाँ वाले एरिया पे आप इन्वेजन करोगे तो यहाँ का रूलर एक तो किले में अपने आप को बंद करके बैठ जाएगा या फिर थोड़ा इंटीरियर में भाग जाएगा, जिससे होता क्या था कि जब तक फ्लड नहीं आता तब तक आपको बस भागना है। जैसे ही फ्लड आएगा तो इन्वेडिंग आर्मी के ऊपर जो है बेसिकली एक संकट आएगा, पैनिक आएगा, एंड वो पैनिक में आपको इन्वेडिंग आर्मी के उल्टा या फिर उनके ऊपर अटैक करना है। तो ऑब्वियसली इन्वेडर्स जो कभी बंगाल को अपने हाथ में रख ही नहीं पाए। एंड फिर तीसरा इंपॉर्टेंट जो दिल्ली के लिए जो खतरा है वो है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया, मतलब काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस। काबुल आपसे हाथ से गया देन ऑब्वियसली वहाँ से खैबर पास, पेशावर के थ्रू आप दिल्ली पर अटैक करोगे। कंधार आपके पास गया तो वहाँ से गोमल पास, बोलान पास, एंड फिर वहाँ से क्वेट्टा एंड आफ्टर इंडिया के ऊपर आप अटैक कर सकते हो। एंड फिर यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर इसके साथ वही चीज़ जो है और वो प्रिसाइजली होने वाली थी। जब अवध इसके हाथ से गया, बंगाल इसके हाथ से गया, एंड ऑब्वियसली मुगलों के लिए ये वाला जो एरिया जो बड़ी मुश्किल से अकबर से लेकर औरंगजेब ने अपने अंडर ला के रखा था। हमने देखा भी था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द औरंगजेब जो हमने मीडियल इंडिया में सीरीज़ की थी कि कैसे उसने शाइस्ते खान को इस एरिया में भेज दिया था, एंड शाइस्ते खान ने प्रैग्मेटिक पॉलिसी के थ्रू ये पूरा बंगाल मुगलों के अंडर लाने का काम किया था। तो ये वाला एरिया पूरा का पूरा आपके हाथ से चला गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब मराठास के इन्वेजन आपके होने चालू हो गए तो राजपूताना के ऊपर आपका जो होल्ड है वो भी तो कम होगा। अल्टीमेटली मराठास भी हिंदू है, राजपूताना भी हिंदू है, और ये लेटर ऑन हम लोग जब मराठास में जाएंगे तो अब देखेंगे भी, बाजीराव का इन्वेजन हमको इलेबोरेटली कवर करना है, तब हम देखेंगे भी कि मराठास जब दिल्ली में आए तो दे वर इन कॉन्टैक्ट विद राजपूताना। राजपूताना वाज सपोज टू अटैक दिल्ली एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम, वो राजपूताना से अटैक हुआ ही नहीं,
दैट्स व्हाई बाजीराव हैड टू रिटर्न बैक। तो ये वाला एंगल भी कवर अप करना है। तो अभी के लिए सिर्फ फैक्चुअल डाटा में याद रखना कि जो इंटरनल स्ट्रेस की बात हम कर रहे थे ये होता है इंटरनल स्ट्रेस। दिल्ली में एक एम्पेरर बैठा हुआ है, ये एम्पेरर जो है बेसिकली अपने ही नोबलमैन से झगड़ रहा है। पहले इसने सईद ब्रदर का मर्डर करवा दिया, वो तो फॉर्चुनेटली सादत खान बरहानुल मुल्क अवध में, निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ हैदराबाद में भाग गए, वरना वो भी मारे जाते इसके हाथों में। तो ये वाली जो न्यूज़ है छुपती है नहीं, ये पूरे एम्पायर में पता चल गई सबको। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सादत खान बरहानुल मुल्क एंड आफ्टर निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ ने अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम भी निकाली और एम्पेरर कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी एंड आफ्टर इकोनॉमी दोनों क्राइसिस में है। ये एक इंटरनल संदेश जो है वो भी अब मुगलों के कोर्ट से बाहर निकला। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जब मराठा का रेड अब दिल्ली तक हो रहा है और एम्पेरर कुछ नहीं कर रहा है, यू कैन क्लियरली सी द टर्न्ड फॉर्च्यून। 1707 में औरंगजेब दक्खन में बैठा था मराठास को हराने के लिए, अब यही मराठास 30 साल में दिल्ली के गेट पे पहुंच चुके हैं। तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स एंड फ्रांस जो इस पीरियड में यहाँ पे बैठे थे उनमें उतनी हिम्मत आई कहाँ से इंटरनल मैटर में इंटरफियर करने की, इसी के वजह से तो आई। कार्नाटिक हो सकता है या फिर निज़ाम हो सकता है, ये दोनों मुगलों के लिए काम कर रहे थे एंड ब्रिटिशर्स फ्रेंच न्यू ये मुगल कुछ नहीं कर पा रहे। बाजीराव दिल्ली में जाके अटैक कर रहा है तो भी मुगलों ने कुछ नहीं किया। एंड अल्टीमेटली इसमें बैटल ऑफ तालकतोरा स्टेडियम तालकतोरा भी हुआ, जिसके लेटर ऑन बात भी करेंगे। बट अल्टीमेटली इंटरनल स्ट्रेसेस जो वो डेवलप्ड हुआ, जिसमें सुल्तान जो है या फिर दिल्ली का बैठा हुआ बादशाह है, इसके हाथ से बाय एंड लार्ज राजपूताना जा चुका था। बंगाल तक का एरिया जो है अवध एंड बंगाल वो भी जा चुका था। एंड वर्स्ट इज बेसिकली ओपनिंग अप ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ आवर कंट्री, दैट इज इन्वेजन ऑफ द नादिर शाह। इन्वेजन ऑफ द नादिर शाह भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज लास्ट इन्वेजन जो इंडिया पे हुआ था वो मुगलों ने ही किया था। इट वॉज 1526 जब बाबर ने इंडिया के ऊपर इन्वेड किया। एंड बाबर के इन्वेजन के बाद मुगल जैसे ही दिल्ली में आके बैठे तो मुगलों ने इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो है साइंटिफिकली अपने अंडर रखा था। बाबर हिमसेल्फ बिलोंग टू काबुल, काबुल में बैठा हुआ था वो 1504 से लेके 1526 तक वेट कर रहा था इंडिया पे कब अटैक करें। एंड दैट्स जब उसने इंडिया कैप्चर किया तो उसके बाद में काबुल वाला एरिया अपने अंडर रखने की ही समझदारी दिखाई, होशियारी दिखाई। एंड बाबर के बाद हमने देखा है कि अकबर की अगर बात करें तो अकबर तो ये वाली एरिया में ऑलमोस्ट 20 साल के लिए जाके बैठा था। नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो है वो अकबर के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि 1581 से लेके 1597 ऑलमोस्ट 17-18 साल के लिए अकबर ये वाले एरिया में बैठा था, जब उसने कश्मीर, मुल्तान, सिंध, पंजाब एंड आफ्टर इवन अफगानिस्तान जो है सारे एरिया मुगलों के अंडर ला दिए। एंड वाई दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिल्ली अनडिफेंडेड है, आपको काबुल कंधार अपने अंदर रखना पड़ेगा अगर आपको दिल्ली को इफेक्टिवली डिफेंड करना है। एंड यहीं पे सब सारी की सारी जो है गड़बड़ चालू हुई। समवेयर अराउंड 1734 नादिर शाह जो है ही बिकेम द प्रिंस ऑफ पर्शिया, पर्शिया का रूलिंग किंग बन गया। एंड नादिर शाह ने जो डायनेस्टी खत्म की थी उसका नाम था सफावीद डायनेस्टी। ये सफावीद डायनेस्टी इनके एंड मुगलों के मैट्रिमोनियल रिलेशन थे। एंड जैसे ही सफावीद डायनेस्टी खत्म हुई इट डिड नॉट गो डाउन वेल विद द मुगल। एंड मुगल का किंग जो है मोहम्मद शाह रंगीला, ही वॉज इन अ डिलेमा कि अब करे तो करे क्या। पहले तो भाई मैट्रिमोनियल रिलेशन है ईरान एंड आफ्टर इंडिया में। ये वही सफावीद डायनेस्टी है जिसने एक ज़माने के टाइम पे हुमायून जो इंडिया से भाग निकला था आफ्टर द कैप्चर ऑफ दिल्ली बाय शेर शाह सूरी, वो जाके बैठा हुआ था। एंड तभी से पर्शिया की सफावीद डायनेस्टी, ईरान की सफावीद डायनेस्टी एंड मुगलों के मैट्रिमोनियल रिलेशन थे। एंड दैट्स व्हाई मुगल्स वर अपसेट कि भाई अपना जो बेसिकली सगा संबंधी वाला जो एरिया वो चला गया। बट फिर भी नादिर शाह वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ द मुगल्स डिटेरियोरेशन। एंड दैट्स व्हाई नादिर शाह ने जैसे ही किंग बना तो एक बेसिकली लेटर भेजा भी था दिल्ली में कि अब हम रूलर बन चुके हैं, एंड फिर हम रूलर जो बन चुके हैं हमारा और आपका कोई बैर नहीं है, वॉट एवर दैट हैपन दैट वॉज द इंटरनल मैटर ऑफ पर्शिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने उल्टा लेटर भी भेजा कि हम आपको सोल सोवरेन ऑफ पर्शिया एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम अल्टीमेटली आके कहाँ पे हो गया, प्रॉब्लम आके हो गया काबुल में। जैसे ही नादिर शाह ने पर्शिया मतलब ईरान वाला एरिया कैप्चर कर लिया, ये ईरान से बहुत सारे जो मिलिट्री कमांडर जो है टर्किश, पर्शियन एंड आफ्टर अफगान, ये अफगानिस्तान की तरफ भाग निकले और ये आके बैठ गए काबुल में। काबुल वाला एरिया एज आई हैव टोल्ड यू अकबर के पीरियड ऑफ टाइम से ही मुगलों के अंडर था। तो नादिर शाह ने 1736 के अराउंड जो है
लेटर भेजने चालू किए मुगल एम्पायर को, मोहम्मद शाह रंगीला को, कि भाई आपसे और हमारा कोई बैर तो है नहीं भाई, तो ये काबुल वाले एरिया में आपके जो लोकल सूबेदार जो है, लोकल गवर्नर जो है, ही इज गिविंग असाइलम, वो रेफ्यूज दे रहे हैं मेरे भगोड़े लोगों को, तो फिर ये बंद करो। अल्टीमेटली मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको अश्योरेंस तो दे दिया कि मैं बंद करूंगा, बट इन रिटर्न इसने ये चीज चालू रखी। एंड बाय द टाइम ऑफ द 1739 नादिर शाह हैड नो अदर ऑप्शन बट टू गो आउट ऑफ पर्शिया एंड डिफीट काबुल। एंड काबुल में ही बैठे हुए जो इंपॉर्टेंट भगोड़े मिलिट्री कमांडर थे ये नादिर शाह के, उनको तो उसने मार ही दिया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट काबुल वाज एट द हैंड ऑफ द नादिर शाह। एंड ऑब्वियसली अगर आप काबुल में बैठे हो तो आपके लिए वो एक सुप्रीम एस्पेक्ट तो रहेगा ही कि एक सोने की चिड़िया है जिसका नाम इंडिया है, वहाँ पे एक इन्वेजन तो आपको करना है, बिकॉज पैसा सबसे ज़्यादा यहीं पर है। एंड दैट्स व्हाई नादिर शाह अल्टीमेटली डिसाइडेड टू स्ट्राइक ऑन दिल्ली। In February 1739 he started his march. Roughly 24th February 1739 को ultimately entered into हरियाणा का करनाल वाला एरिया। एंड इट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट, जिसके हम कल भी बात कर चुके हैं, कि जब तक ये इन्वेडिंग आर्मी पेशावर क्रॉस नहीं कर गई तब तक दिल्ली को पता ही नहीं था कि नादिर शाह काबुल अटैक कैप्चर करके नीचे इन्वेजन करने के ऊपर आ भी गया है। एंड वेरी हैस्टिली फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी आर्मी जमा कर दी, बट इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली मोहम्मद शाह रंगीला एंड देयर आफ्टर नादिर शाह के बीच में बैटल ऑफ करनाल हुआ। ये बैटल ऑफ करनाल में अल्टीमेटली मोहम्मद शाह रंगीला वाज डिफीटेड एंड अरेस्टेड। अरेस्ट करने के बाद बेसिकली निगोशिएशन ओपन अप हुए। निगोशिएशन ओपन अप होने के बाद मोहम्मद शाह रंगीला एंड देयर आफ्टर उसके जो कोर्टियर जो थे, इनके बीच के झगड़े जो है वो अल्टीमेटली नादिर शाह को पता चले। नादिर शाह वाज स्टिल वेरी वेदर टू गो इन दिल्ली एंड अटैक दिल्ली, बिकॉज उसके लिए वही एस्पेक्ट था कि अगर मैं दिल्ली के ऊपर अटैक करता हूँ तो इंडिया के जितने भी लोकल प्रिंसिपैलिटी है, मराठा है, अवध है, निज़ाम है, बंगाल है, ये सारे दिल्ली को डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे, बिकॉज दैट वाज द इम्प्रेशन ना इंटरनेशनल मार्केट में एट दैट टाइम। बट द मोमेंट बैटल ऑफ करनाल हैपन, ये बैटल ऑफ करनाल के बाद जो है बेसिकली निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ जिसको बुलाया गया था, सादत खान बरहानुल मुल्क जिसको बुलाया गया था, ये दोनों ने बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम जो है ये नादिर शाह के ऊपर कर दिया। एंड इसमें सबसे वर्स्ट जो है अगर कंडीशन किसी की हुई तो वो थी सादत खान बरहानुल मुल्क। सादत खान बरहानुल मुल्क नादिर शाह से जब मिले तो उन्होंने पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा ही नादिर शाह के सामने खोल दिया। उससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी उस जमाने में कोई नहीं रहेगा। अल्टीमेटली ही हैड टू कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ हिज दिस स्टुपिडिटी। एंड उसने नादिर शाह को प्रॉमिस किया कि भाई अगर आप दिल्ली के ऊपर इन्वेजन करोगे तो मैं आपको 2 करोड़ रुपए तक कमा के दे दूंगा। एंड 2 करोड़ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। बट नादिर शाह ही रियलाइज्ड कि मुगल कोर्ट में सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। एंड मुगल कोर्ट में जो इंटरनल फैक्शन है, मतलब सादत खान बरहानुल मुल्क जिसके पास अवध है, एंड उसके साथ साथ इनका वजीर दैट इज निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ जो हैदराबाद में बैठा हुआ है, दे विल नॉट कम टू द रेस्क्यू ऑफ दिल्ली। एंड दैट्स व्हाई नादिर शाह अल्टीमेटली डिसाइडेड कि करनाल हारने के बाद वी विल मार्च टू दिल्ली। एंड हुआ भी वही। फाइनली 20 मार्च 1739 को नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर इन्वेजन किया। एंड उसको जो डर था कि दिल्ली पे इन्वेजन किया तो हर एक रीजनल प्रिंसिपैलिटी दिल्ली डिफेंड करने के लिए आएगी, वो उसने बाय एंड लार्ज असर्टन किया था कि कोई नहीं आने वाला। एंड हुआ भी वही। ऑलमोस्ट इसके बाद जो है 2 महीने के लिए नादिर शाह दिल्ली को रैंसैक कर रहा था। ना बाजीराव पेशवा हेल्प के लिए गया, ना मुर्शिद कुली खान या फिर उसके सक्सेसर जो बैठे हुए थे बंगाल में वो इसके हेल्प के लिए गए। सादत खान बरहानुल मुल्क के साथ तो बहुत ही बुरी चीज़ हो गई। तो सादत खान बरहानुल मुल्क जिसने 2 करोड़ रुपए प्रॉमिस किए थे, तो नादिर शाह जैसे ही दिल्ली में आया, नादिर शाह ने फरमान ही इशू कर दिया कि सादत खान को ही पेश किया जाए। एंड सादत खान देन रियलाइज्ड हिज फॉली। अल्टीमेटली 2 करोड़ रुपए लाए कहाँ से? इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सम जो थे ही नहीं उसके पास। अल्टीमेटली एक इन्वेडिंग आर्मी थी नादिर शाह की जिसने अवध के ऊपर अटैक किया। अवध के ऊपर जैसे ही अटैक चालू हुए नादिर शाह के, सादत खान बरहानुल मुल्क ने सुसाइड कमिट कर ली। एंड फिर उसके बाद उसका नेफ्यू एज वेल एज सन इन लॉ सफदर जंग जो है वो नादिर शाह से मिलने गया। एंड अल्टीमेटली सेटलमेंट जो है वो कैश पेमेंट 50 लाख के ऊपर हो गई। तो कैश पेमेंट 50 लाख के ऊपर अल्टीमेटली नादिर शाह ने सफदर जंग को अवध वाला एरिया रूल करने की परमिशन दे दी। ये एस्पेक्ट भी आपको याद रखना बिकॉज लेटर ऑन अवध डायनेस्टी भी हमको इन डिटेल देखनी है। दैट इज बेसिकली इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम सादत खान बरहानुल मुल्क से लेके इसका जो लास्ट नवाब था नवाब वाजिद अली शाह जो अवध जिसको डलहौजी ने अल्टीमेटली अनेक्स कर दिया, तो वो स्टोरी हम लोग लेटर ऑन देखेंगे ही। बट इन एनी केस फॉर दिस 2 मंथ एज यू कैन क्लियरली सी, अब नादिर शाह जो है दिल्ली को लूट रहा था। इंडिया का कोई भी किंग ये झमेले में पड़ना ही नहीं चाहता था।
एंड अल्टीमेटली 2 महीने की लूट जो है, इसके बाद तो मुगलों का डिटेरियरेशन होने ही वाला था। यू कैन क्लियरली सी, ये 2 महीना जब दिल्ली को रैंसैक किया गया तो दिल्ली की इकोनॉमिकल पोजीशन पहले से ही वीक थी। यही इकोनॉमिकल पोजीशन जो दिल्ली की पहले ही वीक थी, इंडिया के बाकी किंग दे शुड हैव गॉन देयर टू सेव दिस एंटायर दिल्ली एज वेल एज द मुगल एम्पायर, बट कोई नहीं गया। एंड अल्टीमेटली इकोनॉमिकल पोजीशन जो दिल्ली की पहले से डिटेरियोरेटेड है वो एनहाइलेट हो गई। एक रफ एस्टिमेट लगाया जाता है कि ये 2 मंथ में नादिर शाह ने ऑलमोस्ट बेसिकली $10 बिलियन जो है दिल्ली से लूट के लेके गया। उसका कैवलकेड भी बताया जाता है कि बेसिकली जब दिल्ली से जब वो सोना लूट के लेके जा रहा था तो 2000 से ज़्यादा ऊँट, 1000 से ज़्यादा घोड़े एंड आफ्टर 500 अप्रॉक्सीमेटली से ज़्यादा हाथी जो है, उसके ऊपर ये सारा का सारा सोना खजाना जो भी उसको मिला उसने लूट के लेके गया। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर इंडिया के हाथ से अगर कोई गई होगी तो वो था पीकॉक थ्रोन। ये पीकॉक थ्रोन शाहजहां ने बनवाया हुआ था। ये पीकॉक थ्रोन ओनली 1 करोड़ रुपए का था उस जमाने के। तो 1 करोड़ रुपए का पीकॉक थ्रोन जिसके ऊपर 2 डायमंड थे, कोह-ए-नूर, दरिया-ए-नूर। अल्टीमेटली यही कोह-ए-नूर डायमंड जो है लेटर ऑन पर्शियन से पंजाब के पास आने वाला था एंड पंजाब से ब्रिटिशर्स के पास जाने वाला था, तो वो भी लेटर ऑन देखेंगे। एंड फॉर दिस 2 मंथ दैट ही वाज इन इंडिया इन मार्च एज वेल एज अप्रैल मई, फॉर 2 मंथ इंडिया में मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई थी। इंडिया में पर्शियन डायनेस्टी का रूल था। बट व्हेन ही रिटर्न बैक इन मे 1739, व्हेन ही वाज रिटर्निंग बैक, तो उसने बेसिकली लेटर लिखे। किस किस को लेटर लिखे? देन इंडिया के सारे रूलिंग प्रिंसिपैलिटीज को कि अब इंडिया के ऊपर पर्शिया का राज खत्म हो गया है, वी आर गोइंग बैक एंड वी आर रीइंस्टेटिंग मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला, यू कैन क्लियरली सी, अब बेसिकली ओनली टिटोटलर हेड बन चुका था। इसी के अंडर पूरा का पूरा मराठा लैंड तक का एरिया, मतलब राजपुताना, मालवा, गुजरात, मराठा हाथ से जा चुका था। इसी के टाइम पे अवध, बंगाल हाथ से जा चुका था। इसी के टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ओपन अप हो चुकी थी, दिल्ली लूटी जा चुकी थी। इसी के टाइम पे इंटरनल कोड डीके जो सब बाहर आ चुके थे। एंड दिस आर द इंटरनल स्ट्रेसेस। ये इंटरनल स्ट्रेसेस जब दुनिया को दिखेंगे तो ऑब्वियसली दुनिया जो है वो मुगलों को ख़त्म करने की सोचेगी ही सोचेगी। एंड दिस इज वेयर मराठा केम इनटू द पिक्चर। दे बिकम द प्राइमरी कंटेंडर ऑफ द थ्रोन ऑफ द मुगल एम्पायर। बट उन्होंने कभी लिया ही नहीं, बिकॉज दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा इंडिया जो है, यूनिफाइड इंडिया अपने अंडर आना चाहिए, यही सपना लेके फ्रांस बैठा हुआ था, वो भी एनहाइलेट होगा 1760 तक। एंड 1760-61 तक अल्टीमेटली फिर ब्रिटिशर्स ये सपना देखेंगे। एंड ऑब्वियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 1761 तक, ये तो अभी तक 39 ही चल रहा है, बट 61 तक इवन मराठास जो है 3rd बैटल ऑफ पानीपत में हार गए थे। तो नॉट इवन अ सिंगल प्रिंसिपैलिटी या फिर इंडिपेंडेंट किंगडम वाज इन अ पोजीशन टू स्टॉप ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन आवर कंट्री। और ये भी हम लोगों को आगे आगे धीरे धीरे डेवलप करना ही है। बट इन एनी केस दिस इज नॉट द नाउ फर्स्ट इन्वेजन। इसके बाद में इवन अहमद शाह अब्दाली जो है, ही हैड कॉन्कर्ड इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 5 टाइम। इसने टोटल जो है बेसिकली इंडिया के ऊपर 10 इन्वेजन किए थे, जिसमें से 5 इन्वेजन आर सिग्निफिकेंट। एंड ये 5 इन्वेजन में से एक ही हम लोगों को पढ़ना है फॉर द यूपीएससी हिस्ट्री, दैट इज 3rd बैटल ऑफ पानीपत, जो हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे भी। तो मोहम्मद शाह रंगीला अल्टीमेटली डाइड अ ब्रोकन हार्टेड मैन 1748 में। व्हेन ही हैड डाइड, मुगल्स हैड लॉस्ट ईच एंड एवरी प्रेस्टीज दैट वाज एसोसिएटेड विद देम। टेरिटरी हाथ से चली जा चुकी थी, कोर्ट हाथ से चला जा चुका था, ट्रेजरी हाथ से चली जा चुकी थी। एंड thereafter मुगल्स वेर सराउंडेड विद दी एनिमीज। एनिमीज मतलब बेसिकली घर के भेड़िए थे सारे के सारे, दे वर इनसाइडर वॉल्स। बंगाल, अवध, राजपुताना, ये तीनों एरिया जो है मुगलों के टाइम पे एक ज़माने में सुपीरियर बने इंडिया के, बट अब यही वाले एरिया मुगलों के अगेंस्ट जा चुके थे। मुगलों को ख़त्म करने की ख्वाहिश है वो भी देख रहे थे। एंड इसी पीरियड में फिर कुछ लोकल इंपॉर्टेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट यू कैन से, मुगल किंग हुए, जिनके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। मैंने क्रोनोलॉजी आपको कल के लेक्चर में इनकी देके रखी थी। बट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज बेसिकली एम्परर शाह आलम। ये एम्परर शाह आलम का जो डिलेमा है वो भी हम लोगों को देखना है। बट एम्परर शाह आलम को पढ़ने के लिए हम लोग को बंगाल एंड अवध का पॉलिटिक्स है उसमें घुसना पड़ेगा। तो लेटर ऑन जब हम लोग बंगाल एंड अवध के पॉलिटिक्स में जाएंगे तब इनके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे। अभी के लिए बस फैक्चुअल डाटा। इट वॉज अंडर हिम दैट 3rd बैटल ऑफ पानीपत हैपन। 3rd बैटल ऑफ पानीपत की वजह से हुआ क्या कि जो पूरा का पूरा मुगल एम्पायर जो भी नेम सेक के लिए बचा हुआ था वो मराठास के दम पे बचा हुआ था। इट वाज मराठास जिन्होंने ओवर्ट प्रोटेक्शन मुगलों को देके रखा था।
एंड यही प्रोटेक्शन अल्टीमेटली चला गया बिकॉज मराठा देमसेल्फ कोलैप्स इन बैटल ऑफ पानीपत। एंड हम लोग को ये बैटल ऑफ पानीपत तो इलेबोरेटली देखना ही है कि मराठास जो है उन्होंने क्या गलतियाँ की। बाय एंड लार्ज वही गलतियाँ है जो ट्रेडिशनल इंडियन आर्मी दैट इज़ ब्राह्मणिकल सिस्टम की है। ये ट्रेडिशनल इंडियन आर्मी की जो गलतियाँ है हम लोगों ने बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट जब बाबर का इन्वेजन था तभी भी देखी थी, बैटल ऑफ तराई सेकेंड जब बेसिकली घुरिड का इन्वेजन इंडिया पे हुआ था तभी भी देखी थी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जब जब खैबर पास से इन्वेडिंग आर्मी आती है इंडिया हारता ही हारता है। तो इसके पीछे के रीज़न जो है वो ट्रेडिशनल इंडिया के सोसाइटी में है, ब्राह्मणिकल ऑर्डर, ब्राह्मणिकल सिस्टम में है। और ये रीज़न हम लोग लेटर ऑन इलेबोरेटली देखेंगे, बट वही एस्पेक्ट है कि पहले तो आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क कोलैप्स हो चुका है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है बेसिकली आपके जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर जो है वो ब्राह्मण है या फिर क्षत्रिय है, जो अपनी आर्मी को हीन समझते हैं, अनटचेबल समझते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ब्राह्मण क्षत्रिय ब्रेवरी के ऊपर जाते हैं, इनको स्ट्रेटेजी की कोई समझ ही नहीं है। चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री टेक्निक जो होती है, ऐसा नहीं था ना इनके पास बंदूकें नहीं थी, ऐसा नहीं था इनके पास कैनन्स नहीं थे, ऐसा नहीं था इनके पास बॉडी आर्मर नहीं था, बट आपने अपने आर्मी को दिया ही नहीं बिकॉज ये तो बेसिकली लोअर जाति लोअर वर्ण वाले लोग हैं। अल्टीमेटली ये सारा टेक्नोलॉजी मोनोपोलाइज किया जाता था ब्राह्मण क्षत्रियों के थ्रू। एंड वर्स्ट जब जब बैटल होता था तब यही बेसिकली जो निहत्ते जो नॉर्मल लोअर जाति लोअर वर्ण वाला जो फ्रंट आर्मी होता था इनको मौत के मुंह पे धकेला जाता था। बट अल्टीमेटली जब फ्रंटल आर्मी का असॉल्ट होगा इन्वेडिंग आर्मी पे, इन्वेडिंग आर्मी ने अगर इनका लार्ज स्केल मैसेकर करना चालू किया तो डरेगा कौन? यही ब्राह्मण क्षत्रिय डरेगा। एंड इसमें हो जाती थी सारी गड़बड़। गड़बड़ क्या है? तो ब्राह्मण क्षत्रिय जो है इनमें भी कोई यूनिटी थोड़ी ना है, ये तो बेसिकली अपने अपने फीफडोम के ऊपर, सामंतशाही के ऊपर बने हुए। हर एक ब्राह्मण मिलिट्री कमांडर, क्षत्रिय मिलिट्री कमांडर, इनके पास अपना एक लैंड का टुकड़ा है। तो जब वो बैटल फील्ड में खड़ा रहता है वो देख रहा है राजा हार रहा है जीत रहा है। अगर राजा हार रहा है तो भाई मैं क्यों मरूं, मेरे पास तो एक पीस ऑफ लैंड है जो हेरिडिटरी ओनरशिप पे मिला बैठा है, मैं तो वहाँ पे जाके ही रहूँगा। एंड दैट्स अ मेजॉरिटी ऑफ द मिलिट्री कमांडर जो है जैसे ही मैसेकर देखते थे उल्टे पाव भाग जाते थे। एंड उससे भी अगर वर्स कोई रहेगा तो जो ब्राह्मण एंड thereafter क्षत्रिय मिलिट्री कमांडर या फिर किंग जो होते थे, इन लोगों ने पहले से ही क्या किया हुआ है, देन ऑब्वियसली अपने लिए बड़े बड़े टाइटल लेके रखे हैं, बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस करके रखे और डिवाइनिटी ऑफ द किंगशिप का कंसेप्ट अपने लिए लेके रखा है। एंड यही डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप के कंसेप्ट के वजह से ये लोग जैसे ही बैटल फील्ड में गिरे, मतलब ये लोग जैसे ही अपने हाथी पे या फिर घोड़े पे बैठे हुए जो थे, अगर ये नहीं दिखे तो आर्मी में हमेशा पैनिक होता था कि भाई भगवान हार रहा है, राजा हार रहा है। एंड राजा मतलब भगवान हार रहा है तो हम तो बेचारे छोटे आदमी हम क्या करेंगे, तो उल्टे पाव भाग लो। एंड ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी के प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू सोसाइटी में आपको दिखाई देंगे। हमने बैटल ऑफ पानीपत देखा था, उसमें हमने देखा था कि बाय एंड लार्ज यही वाले प्रॉब्लम जो है ये इस्लामिक रिलीजन में आए। इक्ता हेरेडिटरी हुआ, वैसे ही फिर जो कोर ऑफ द आर्मी थी वो सुपीरियर बनी, अशरफ बने जो बेसिकली सेपरेट थे अजरफ एंड अजराल से। वैसे हमने देखा था कि डिवाइनिटी ऑफ द किंगशिप, जिल ए इलाही वाला कंसेप्ट जो ब्लास्फेमी है इस्लामिक रिलीजन में फिर भी इस्लामिक लोगों ने लेके रखा था, जिसकी वजह से बाबर जो है अपनी 20,000 की स्मॉल आर्मी के साथ 1-1.5 लाख की आर्मी जो है किसकी, इब्राहिम लोदी, उसको इजीली हरा पाया। तो ये सारे प्रॉब्लम लेटर ऑन देखेंगे। इसी के साथ साथ जो है इसी पीरियड में बैटल ऑफ बक्सार भी हुआ। बैटल ऑफ बक्सार को भी हम इलेबोरेटली देखेंगे एंड बैटल ऑफ बक्सार में भी जानने की कोशिश करेंगे कि अवध जो एक क्रूशल प्लेयर इंडिया की हिस्ट्री में हो सकता था बिकॉज ऑफ द स्टुपिडिटी ऑफ द नवाब शुजाउद्दौला, कैसे ये अवध जो है उसने खुद की ही पोजीशन डिटेरियोरेट नहीं की तो पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया की पोजीशन है उसने वंस एंड फॉर ऑल पूरी की पूरी ख़त्म कर दी। अगर शुजाउद्दौला ने सेन पॉलिसी करके स्ट्रेटेजी वाइज अगर खेलता तो ब्रिटिशर्स को ये ईजिली हरा देता। ब्रिटिशर्स वर स्टिल डिफीटेबल। ब्रिटिशर्स कोई बड़ी एंटिटी अभी भी इंडिया में नहीं थे, दे वेर गोइंग टू बिकम अ बिग एंटिटी बट दैट इज गोइंग टू टेक फर्दर 10-20 ईयर्स मोर। तो यहाँ पे भी एक ब्रिटिशर्स को हराने की अपॉर्चुनिटी थी इनके पास, ये भी इन्होंने क्या कर दी, मिटा दी। तो इसको भी लेटर ऑन देखना है। एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली ये दो फैक्चुअल डाटा कि अल्टीमेटली ये जो ब्लाइंड एम्परर दैट इज शाह आलम जो है वो धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में पड़ा, ब्रिटिशर्स से मराठा के हाथ में गया, मराठा से वापस ब्रिटिशर्स के हाथ में आया। और ये स्टोरी भी हम लोग जब एंग्लो मराठा वॉरफेयर देखेंगे तब करेंगे। एंड फिर इसमें एक फैक्चुअल डाटा भी याद रखना कि 1788 में गुलाम कादिर नाम का एक रूलर है जो बेसिकली रोहिलाज रूलर है।
तो रोहिलखंड का बेसिकली रूलर था ये, उसने ये एम्पेरर को पकड़ा और उसकी आंखें भी फोड़ दी, एंड दैट्स व्हाई ही इज आल्सो नोन एज द ब्लाइंड एम्पेरर। एंड देयर आफ्टर फिर मुगल्स जो है बाय एंड लार्ज अब खत्म ही हो चुके थे। बाय 1806 मुगलों के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा था। इट वॉज एम्पेरर शाह आलम जो जिसने खुद ही अब ब्रिटिशर्स की बाय एंड लार्ज सुज़ेरेनिटी जो एक्सेप्ट करके रखी थी। बट फिर भी लास्ट दो रूलर जो इनके उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अकबर शाह की अगर बात करें तो ऑब्वियसली इसके बारे में जो है दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसी के पीरियड ऑफ टाइम में कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने बेसिकली रिलेशनशिप विद दी मुगल जो है एम्पेरर वो फॉर्मली क्या किया, क्लोज कर दिया, कि मतलब इन्होंने अब मुगलों को इंडिया का किंग मानना बंद कर दिया। एंड इंडिया पे अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कॉइन्स इशू करेगी उसके ऊपर मुगलों के साइन नहीं होंगे, क्वीन विक्टोरिया के साइन होंगे जो ब्रिटिश क्वीन थी उस जमाने में। तो क्वीन विक्टोरिया के ऊपर कॉइन सिस्टम जो इन्होंने धीरे धीरे शिफ्ट करनी चालू कर ली एंड मुगलों के साथ जो है बेसिकली ऑफिशियल रिलेशन ब्रेक डाउन करने चालू कर दिए। इट वॉज एम्पेरर अकबर शाह, था तो एम्पेरर बट लुक एट द पीटी कि जिसने अल्टीमेटली अपने को जो पेंशन मिल रही है वो बहुत कम है ये कंप्लेंट करनी थी। कहाँ पे? तो ब्रिटिश किंग को। एंड ब्रिटिश किंग को जो कंप्लेंट करनी थी, अब खुद तो जा नहीं सकते, अंग्रेजी तो आती नहीं है, और अगर गए भी तो भी झुकना पड़ेगा, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो दैट्स द जो मोस्ट एबल पर्सन था इंडिया में, राम मोहन रॉय, उनको बुलाया गया, उनको राजा का टाइटल दिया गया बिकॉज ही वॉज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्पेरर बहादुर शाह, सॉरी एम्पेरर अकबर शाह। और अल्टीमेटली फिर ये जो है दैट इज़ राजा राम मोहन रॉय, उनको लंदन भेजा गया ताकि वो वहाँ पे ब्रिटिश किंग से मिले और इनके लिए पेंशन जो है बढ़वा के ला पाए। अल्टीमेटली राजा राम मोहन रॉय कुड नेवर कम बैक इनटू इंडिया। वहाँ पे जाने के बाद उनको बेसिकली बीमारी हुई एंड ये बीमारी होने के बाद अल्टीमेटली उनका जो पूरा का पूरा जो लाइफ है वहीं पे ख़त्म हो गया। अल्टीमेटली ही स्टिल बरीड इन ब्रिस्टल, ब्रिटेन में। तो दिस इज समथिंग अबाउट अकबर शाह। एंड देयर आफ्टर फाइनली बहादुर शाह। बहादुर शाह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और इनके ऊपर भी लेटर और हम पढ़ेंगे जब हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 में देखेंगे। वी नीड टू लुक इनटू क्लोजर कि 10th में एंड 11th में 1857 जब रिवॉल्ट लॉन्च हुआ तब ये रिवॉल्टियर आर्मी जो है जो मेरठ में बैठी हुई थी वो दिल्ली में ही क्यों आई, एंड मेरठ का ही रिवॉल्ट इतना सिग्निफिकेंट क्यों था। एंड अल्टीमेटली दिल्ली में आने के बाद व्हाट टुक बेसिकली बहादुर शाह जफर एटलीस्ट अ डे और टू टू रिवर्ट टू द इंडियन सोल्जर। इनफैक्ट बहादुर शाह जफर को कभी भी ये पूरा का पूरा जो रिवॉल्ट है वो ज्वाइन ही नहीं करना था। बहादुर शाह जफर के लिए प्रॉब्लम क्या था कि 1855 एंड 1856 ये क्रूशल ईयर थे मुगलों के लिए। जब इंडिया से 1855 में जब बेसिकली डलहौजी जाने वाला था तो डलहौजी ने जाते जाते जो है बेसिकली एक स्टेटमेंट दे दिया था कि इसके बाद दैट इज़ बहादुर शाह जफर के बाद जो मुगल्स हैं उनका रेड फोर्ट जो है वो गवर्नमेंट का हो जाएगा, गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू मोनोपोलाइज इट एंड रेड फोर्ट से अल्टीमेटली मुगलों को निकल जाना पड़ेगा। उनको जो फोर्ट चाहिए, जहाँ पे फोर्ट चाहिए वो फोर्ट हम उनको जो है प्रोवाइड करवा देंगे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक डिक्लेरेशन किया था कि आफ्टर बहादुर शाह उसके जो बेटे हैं दे विल नॉट बी रिकॉग्नाइज एज एम्पेरर, दे विल बी रिकॉग्नाइज एज मेयर प्रिंस। एंड दैट्स व्हाई बहादुर शाह जो है उसके लिए ये काफ़ी प्रिकेरियस पोजीशन थी कि ही वॉज द मुगल एम्पेरर, बट उसके मरने के बाद जो है मुगल्स की सुप्रीमेसी इंडिया में वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म होने वाली थी। अपना रहने वाला घर रेड फोर्ट भी हाथ से जाने वाला था, अपना एम्पेरर का टाइटल वो भी हाथ से जाने वाला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज नॉट बहादुर शाह एज सच, बट उसके जो 3 बेटे थे एंड देयर आफ्टर मीर बख्शी दैट इज़ जनरल बख्त खान। तो जो बख्त खान एंड देयर आफ्टर 3 बेटों ने जो प्रेशर डाला बहादुर शाह पे, उसी की वजह से बहादुर शाह को ये रिवॉल्ट में एंटर होना पड़ा। ये रिवॉल्ट में एंटर होना वॉज एन ऑप्शन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इनफैक्ट 10th मई को ही जब रिवॉल्टियर दिल्ली में पहुंचे थे बहादुर शाह ने निगोशिएशन ब्रिटिशर्स के साथ ओपन कर भी दिए थे। एंड वी हैव द क्रेडिबल एविडेंसेस विच शोज कि बहादुर शाह वॉज रेडी टू गो अगेंस्ट द इंडियन सोल्जर अगर उसका जो घर दैट इज रेड फोर्ट एंड टाइटल जो है उसके बच्चों को ट्रांसफर हो। बट जब ब्रिटिशर्स ने उसके लिए मना कर दिया तो ऑब्वियसली फिर बेटों के पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। पहले ही टेरिटरी नहीं है, ना कोई कोड बचा है, ना पैसे बचे हैं, अब घर भी हाथ से जाएगा, टाइटल भी जाएगा, तो ऐसी ज़िंदगी जीने में क्या ही फ़ायदा। सो रिवॉल्ट हो रहा है, एंटर इनटू द रिवॉल्ट। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो मुगलों का एम्पायर जो है वो वापस बनेगा, अगर फेल होगा तो मुगल कोलैप्स होंगे जो पहले से ही कोलैप्स हो गए। एंड दैट सिचुएशन में अल्टीमेटली दिस पीपल एंटर्ड इनटू द रिवॉल्ट। अल्टीमेटली रिवॉल्ट में हारने ही वाले थे, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन या फिर दूसरा कोई एनालिसिस भी नज़र नहीं आता है, तो उसको भी लेटर ऑन देखना है। बट इन एनी केस अल्टीमेटली जैसे ही रिवॉल्ट ख़त्म हुआ, बहादुर शाह जफर के जो 3 बेटे हैं उनको कैप्टन हडसन ने गोली मार दी, वो ख़त्म हो गया। एंड वो ख़त्म होने के बाद मुगल्स का लीनिएज ख़त्म हो गया।
एंड अल्टीमेटली फिर जो बहादुर शाह जो बचे हुए थे उनको अरेस्ट करके रंगून भेजा गया, वेर ही डाइड इन 1862। एंड फिर इनके मरने के पहले ही ऑन 1 नवंबर 1858 मुगल एम्पायर जो है वो फॉर्मली और ऑफिशियली एंड हो चुका है, एंड इंडिया इज नाउ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये प्रोक्लेमेशन भी जो है क्वीन विक्टोरिया से आ चुका था। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द लेटर मुगल्स। एंड यही लेटर मुगल्स में यू कैन से कि जो इंटरनल स्ट्रेसेस जो डेवलप्ड हो चुके थे, यही इंटरनल स्ट्रेसेस के वजह से धीरे धीरे करके ब्रिटेन जो है दे कुड मस्टर अप करेज टू गो अगेंस्ट मुगल्स। और ऐसा नहीं है कि ये जब डिटेरियोरेशन हो रहा था तो इंडिया की बाकी की प्रिंसिपैलिटीज जो है ये भी वीक थी, एंड प्रिसाइजली ब्लेम लाइज ऑन मराठास। मराठास कुड हैव सेव्ड ऑल दिस, बट इनको अलग मजा आ रहा था जब मुगल्स फॉल हो रहे थे, और औरंगजेब ने इनके एरिया पे 27 साल के लिए जो क्या किया था, इन्वेजन किया था। एंड अल्टीमेटली म्यूचुअल राइवलरी जो है विथ इन कंट्री डेवलप्ड हुई। इसके चक्कर में इंडिया जो पूरा का पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पड़ गया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बस ऊपर ऊपर से आज इसके लिए बताई है बिकॉज टुमारो ऑनवर्ड, नॉट टुमारो, टुमारो देयर विल बी संडे, तो मंडे ऑनवर्ड हमको इसी पे जाना है। अब हम इसके बाद जो है एक एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज पे घुसेंगे और देखेंगे कि अवध वो कैसे डेवलप्ड हुआ, देयर आफ्टर बंगाल कैसे डेवलप्ड हुआ, मराठा, सिख, राजपूताना, और देयर आफ्टर बुंदेलखंड, जाट लैंड, मैसूर, हैदराबाद, त्रावणकोर। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपैलिटीज उठाएंगे और इनका देखेंगे कि इनको किसने इंडिपेंडेंट बनाया, मुगलों से इनको किसने निकाला, एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के हाथ में कैसे लगे। तो उसमें हम लोगों को ये बहुत सारी चीज़ें जो अब रिपीटेटिव होंगी, आज बस मुझे ऊपर ऊपर से आपको इन सब में बताना था। बट अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। एंड अब आपको समझ में आएगा कि रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ एम्पायर है क्या। इफ यू आर अ मुगल एम्पायर समवेयर अराउंड 1707 ऑनवर्ड, देन यू नो दैट यू आर अ डेड पर्सन ऑलरेडी, बिकॉज सारे ही प्रॉब्लम जो है वो आपके एम्पायर में सेट इन हो चुके हैं। सबसे पहले जागीरदारी एंड अग्रेरियन क्राइसिस जो है ये हम लोगों ने देखा था कि औरंगजेब के टाइम पे कैसे इवॉल्व हुआ। इट वॉज औरंगजेब जिसके अंदर ये पूरा का पूरा जागीरदारी एंड अग्रेरियन क्राइसिस हुआ। जागीरदारी क्राइसिस का मतलब क्या है, तो जागीरदारी क्राइसिस मतलब मोर नंबर ऑफ जागीरदार, लेस नंबर ऑफ जागीर। अब आप सोचिए ना, मुगलों का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न जो है वो लैंड असाइनमेंट के ऊपर डिपेंडेड है। तो मतलब बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर, मनसबदार, ये इनको जो बेसिकली सैलरी मिलती है, सैलरी के नाम पे जागीर मिलेगी। एंड यही जागीर जब बेसिकली इंडिया में कम हुई एंड जागीरदार मतलब मनसबदार या फिर मिलिट्री कमांडर बढ़े, तो एक जागीरदारी क्राइसिस आने ही वाला है। यही जागीरदारी क्राइसिस के वजह से तो लेटर ऑन कोर्ट इंट्रीग्यूज जो है मुगलों में वो चालू हुई। एंड यही कोर्ट इंट्रीग्यूज अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा भी है, कंट्रोल करने के लिए पहले इजरा सिस्टम इन्होंने डेवलप की, एंड वो भी जब कोलैप्स हो गई तो अल्टीमेटली फिर जो इंटरनल फैक्शन जो है जुल्फिकार खान वर्सेस सईद ब्रदर वर्सेस निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ एंड सादत खान बरहानुल मुल्क। तो अभी इसको तो हमने इलेबोरेटली कवर अप कर ही लिया है। अल्टीमेटली जब जागीरदारी क्राइसिस होगा तब अब अग्रेरियन क्राइसिस भी आएगा। ये भी अब हमने कल और परसों वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर ही लिया था। देयर आफ्टर इसी पीरियड में रीजनल स्टेट बढ़े, ये भी मैंने आपको इलेबोरेटली समझा दिया था कि कौन से रीजनल स्टेट आए और वो क्यों आए। एंड अल्टीमेटली वीक सक्सेसर का रोल तो था ही। एवरीथिंग कुड हैव बीन स्टॉप्ड अगर एक एबल मिलिट्री कमांडर मुगलों के थ्रोन पे बैठता। अनफॉर्चुनेटली लेटर मुगल जो है उनमें उतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी थी ही नहीं, एंड उतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी ना होने के बावजूद जो उन्होंने मिस एडवेंचर किए, प्रिसाइजली मोहम्मद शाह रंगीला ने जो हमने देखे भी, उसके वजह से सारा का सारा जो इन्फ्लुएंस जो इनका कम ही हुआ। एंड देयर आफ्टर ये भी हमने देखा था कि जो फैक्शनलिज्म जो है जो मुगलों के कोर्ट में बढ़ी, वो आर्मी भी इनकी इनइफेक्टिव थी। जो ब्राह्मणिकल आर्मी के प्रॉब्लम है, बाय एंड लार्ज यही प्रॉब्लम अब मुगलों के आर्मी में भी आ चुके थे। एंड देयर आफ्टर राइज ऑफ द रीजनल एस्पिरेशन, जिसकी वजह से रीजनल स्टेट जो अल्टीमेटली बने। तो ये मल्टीपल रीजन जो है दैट कैन बी साइटेड, बट इन नटशेल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट कॉज डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ये इंटरनल स्ट्रेस थे। ये इंटरनल स्ट्रेस डेवलप करने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है औरंगजेब को। इट वॉज औरंगजेब जिसने दक्खन को अपने अंडर लाने के चक्कर में मुगलों में जागीरदारी क्राइसिस, अग्रेरियन क्राइसिस एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस डेवलप करवा दिया। इसके ऊपर बेसिकली पूरा का पूरा जो ये है दैट इज एडिशन करने का काम जो है लेटर दो इंपॉर्टेंट लोगों ने किया, दैट इज बेसिकली वीक सक्सेसर्स ने किया। ये वीक सक्सेसर कौन थे, तो बेसिकली सबसे पहले बहादुर शाह द फर्स्ट एंड देयर आफ्टर फिर जहांगीर शाह, जिन्होंने अपनी नोबिलिटी के अनड्यू इन्फ्लुएंस टॉलरेट भी किया एंड एक पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट की, जिसके वजह से नोबिलिटी के ऊपर का होल्ड है मुगलों का चला गया।
एंड देयर आफ्टर इकोनॉमिकल क्राइसिस एम्पायर में सेट इन हो जो हुए थे वो और ज़्यादा हुए। बची कुची कसर जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला जैसे लोगों ने कवर अप कर दी। इट वॉज मोहम्मद शाह रंगीला जिसके अंडर रीजनल स्टेट बने, तो रीजनल स्टेट एज वेल एज इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है वो ओपन हुआ। एंड देयर आफ्टर इसी के टाइम पे, मोहम्मद शाह रंगीला के ही टाइम पे, चौथा रीजन आपको दिखाई देता है, दैट इज टोटल एनहाइलेशन ऑफ द ट्रेजरी ऑफ द मुगल्स। ट्रेजरी आपके पास नहीं है, पैसा नहीं है, तो ना आप आर्मी को अपने पास रख पाओगे, ना मिलिट्री कमांडर को अपने पास रख पाओगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रीजन जो है इज बेसिकली म्यूचुअल राइवलरी एंड जेलिसीज अमॉन्ग द रीजनल स्टेट। चलो आपने रीजनल स्टेट बना दिया तो रीजनल स्टेट एक साथ तो काम करते, एंड ये अपॉर्चुनिटी इनके पास थी। लेटर हम देखेंगे भी कि मराठास एंड आफ्टर मैसूर ये एक साथ आके ब्रिटिशर्स को हरा सकते थे, ये भी इन्होंने नहीं किया। एंड फिर लास्ट एंड नॉट लीस्ट इज बेसिकली द अराइवल ऑफ द सुपर पावर इन आवर कंट्री, दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज वेल एज ब्रिटिशर्स इसी टाइम पीरियड में दुनिया की सुपर पावर के कगार पे खड़े थे। एंड जब इतनी बड़ी कंट्री आपके कंट्री में बैठी हुई है, उसके सामने अगर आप ये रायते फैला रहे हो तो आप टिक ही नहीं पाओगे। एंड हुआ भी अल्टीमेटली वही, एंड यही इंटरनल स्ट्रेसेस अल्टीमेटली मुगलों को ले डूबे, अल्टीमेटली इंडिया को ही ले डूबे। एंड फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज जो है अब वो धीरे धीरे इंडिया पे आएगा। तो बेसिकली परसों से हम लोगों को अब यही प्रोसेस चालू करनी है, बट आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अगर हम लोग मुगलों की बात करें तो व्हाट कॉज डिटोरिएशन ऑफ द मुगल, तो रैदर देन ब्रिटिशर्स अटैकिंग दिस पीपल या फिर ब्रिटिशर्स एनहाइलेटिंग देम, ये लोगों ने खुद ही अपनी कब्र खोद ली। एंड अपनी कब्र खोदने के बाद अपने को खुद को ही इस कब्र में इन्होंने बरी भी करवा दिया। एंड आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। तो अगेन जाने से पहले दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट कि एज यू नो कि वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच, एंड ये बैच में बेसिकली अब डिस्काउंट चल रहा है। सो नेक्स्ट 3 days दैट इज अप टू वेडनेसडे the discounted rate of 13,999 will be applicable if you use my code SNLIVE for the entire foundation course. And foundation course of the history optional, इसकी मैंने पहले भी बात की है कि as you might be knowing कि I have myself scored 300 plus in the history optional, and ये पूरा history optional का जो foundation course जो है ये बेसिकली मैंने ही डिज़ाइन किया है। इसमें टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेगी ही, प्लस फाउंडेशन का जो एक्सेस है वो भी आपको मिलेगा। इसमें आई एम गोइंग टू कवर एंटायर हिस्ट्री इन एन इलेबोरेट वे। हम लोग को हर एक सेक्शन जो है एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड 35 to 40 लेक्चर्स जो है कवर करने में लगेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द 3 kind ऑफ द मटेरियल। क्रक्स मटेरियल विच आई कॉल एज द सोल ऑफ माई प्रोग्राम, ये आप करोगे तो आपको रेफरेंस बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। देयर आफ्टर आई एम गोइंग टू गिव यू द पीपीटी। एक्सेस ऑफ पीपीटी तो मैं हर एक लेक्चर के बाद देता ही हूँ। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द हैंड रिटन नोट्स। ये हैंड रिटन नोट जो है लेक्चर में बेसिकली जब मेरे चलते रहते हैं तो एक बंदा बैठ के बनाता है जिसको मैं इवैल्यूएट करके आपको देता हूँ, तो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है लेक्चर का मिस आउट ना हो। एंड दैट्स काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिवली मैंने इसको डिज़ाइन करके रखा है। एंड देयर आफ्टर आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू 12 टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज ऑल्सो अलॉन्ग विद इट, ताकि जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो वेदर यू आर एबल टू अप्लाई इट ऑन अ पेपर, ये भी तो आपको पता चले। एंड दिस इज समथिंग दैट इज नाउ अवेलेबल एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 13,999। So guys, if you belong to the history optional, then still the time is there, and thereafter we are going to close the admission on this batch on 31st of July. But ये जो discounted price जो है वो अगले 3 दिन के लिए ही available है, so take maximum possible benefit out of it guys. So that will be it from my side आज के लिए। Again जाने से पहले will be getting the PPT on the Telegram channel of us, and Insta के ऊपर you can ask me any of the personal doubt. Tomorrow Sunday है, तो Sunday को I'll not be taking any session. But obviously Monday onward वापस से will be resuming at 2:30 PM. And now we are going to enter into the regional kingdom, successor state, rebel state and independent state. And हर एक स्टेट में हम देखेंगे कि कौन से किंग थे, इन्होंने क्या क्या पॉलिसीज चलाई एंड अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के सामने हारे कैसे। But that is something for tomorrow. So that will be it from my side guys today. Thank you so much. I'll be stopping the session now. Thank you guys.